हेलो, वेलकम टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम शुरू करेंगे अपने सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब चैप्टर का नाम ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि ये चैप्टर में हम करेंगे क्या। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब जो अपना सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका इंट्रोडक्शन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, आया कैसे, इसके बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। राइट। सो बेसिकली ये चैप्टर में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेस रेडी करेंगे। ये चैप्टर में हम अपने सब्जेक्ट का बेस रेडी करेंगे कि आखिर में सब्जेक्ट है क्या, ये यूज कहाँ होता है और उसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल कंपनी में इसको यूज करते हैं। अब ये लोग ये कहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये पहले अपने कहीं पे भी किसी भी कोर्स में नहीं था। तो इसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट में बहुत लेट आया। सबसे पहले 1911 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस उसने सोचा कि भाई मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाए और उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को एक कोर्स में इंक्लूड किया, उसको इंटीग्रेट किया कि भाई इसको पढ़ना पड़ेगा। बट उसके बाद कुछ नहीं, फिर किसी ने कुछ नहीं किया एंड सब भूल गए। धीरे धीरे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, कॉलेजेस, इन सबको रियलाइज हुआ कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फॉर्मली सीखना, फॉर्मली समझना। हेंस 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस, अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस, उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट को फॉर्मल इंट्रोडक्शन हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी है। मतलब अब मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस मिली। हेंस उसके बाद से सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ने इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझा और उनको अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस किया। ना मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कुछ भी मैनेज करना। मैनेजमेंट मतलब सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी मैनेज करना। शाम को बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी को मैनेज करना। अच्छा, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, मेरा टाइम, मेरा शेड्यूल, ट्रैवलिंग टाइम को मैनेज करना कि भाई बर्थडे पार्टी बहुत दूर है, मुझे 7 o'clock पहुंचना है, पहुंचने के लिए मुझे 50 मिनट्स लगेंगे, 15 मिनट्स मेरे को रेडी होने में लगेंगे, तो उस हिसाब से आई विल प्लान माई टाइमिंग्स। तो वो भी मैनेज कर लिया हमने। यस, तो मैनेजमेंट को बेसिकली हम कहेंगे कुछ भी मैनेज करना। ये तो सिंपल है। बट जब हम कंपनीज में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इनका वर्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसीलिए मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ा जाता है ताकि वो जो भी हमने थियोरेटिकली पढ़ा है उसको हम बाद में एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सके। सबसे पहले हम टर्म समझेंगे बिजनेस पॉलिसी। सबसे पहला टर्म हम समझेंगे बिजनेस पॉलिसी। जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई फॉर्मल टर्म नहीं था तब बिजनेस पॉलिसीज बनती थी। अब बिजनेस पॉलिसी क्या है? अगेन नाम से मतलब निकालो, बिजनेस की पॉलिसी बनाना।
कोई भी बिजनेस की पॉलिसी बनाना इज बिजनेस पॉलिसी। हमारी बिजनेस की पॉलिसी है कि हम सिर्फ 7 डेज क्रेडिट देते हैं, मतलब 8वें दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस की पॉलिसी है कि हम गुड्स जो भी बेचे हैं वो 10 डेज में रिटर्न लेते हैं। अगर डिफेक्टिव निकला, टैग सही है, अनयूज्ड है, तो हम 10 दिन में रिटर्न ले लेंगे। नो, ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज की बहुत सारी पॉलिसीज होंगी। यस, तो बिजनेस पॉलिसी इज नथिंग बट एनी पॉलिसी विच इज यूज्ड इन बिजनेस टू रन बिजनेस इज बिजनेस पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी जो अपनी कंपनी में यूज होती है या अपनी कंपनी को चलाने में काम आती है, वो बिजनेस पॉलिसी हो गई। अब बिजनेस पॉलिसी आई कैसे? तो पहले क्योंकि बिजनेसेस इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते थे, सिंपल, मान लो एक छोटी शॉप होती थी, तो हम एक बंदा है वो शॉप को चला रहा है, तो वो शॉप को चला रहा है आराम से डे टू डे प्लानिंग करके। तो पहले क्या करते थे? पहले हम डे टू डे प्लानिंग करते थे कि आज इतना कमाना है, इतना बेचना है, इतना स्टॉक टेकिंग ले लो, मेरे को इतना और नया परचेज करना है। तो हम डे टू डे प्लानिंग करते थे। बाद में जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़े, डे टू डे प्लानिंग कन्वर्ट हुआ फ्यूचर देखने में। 4C फ्यूचर। 4C फ्यूचर मतलब अभी से ये देखना कि फ्यूचर में हमारी कंपनी या हमारा बिजनेस कहाँ होगा या हमें कहाँ चाहिए। मान लो एक शॉप से शुरू किया, बट मुझे मेरे शॉप की मिनिमम 10 ब्रांचें बनानी है नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो ये हो गया फोर्सिंग फ्यूचर कि अब हम डे टू डे प्लानिंग में नहीं मानते, अब हमको ग्रोथ भी चाहिए। क्योंकि ग्रोथ भी चाहिए, हमने थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग भी किया। अब फ्यूचर प्लानिंग को हमने थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी में डाला, कॉम्प्लेक्सिटीज इंट्रोड्यूस की, इंडिविजुअल पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुए, पार्टनरशिप कंपनीज फॉर्म में बनी। कंपनीज जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो कंपनी चलाते हैं, इन्वेस्टर्स है जो कंपनी में पैसे डालते हैं, ये दोनों अलग है। और क्योंकि ये दोनों ही अलग है, ये दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो ये मेरे जानने का हक है कि कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है। अगर हम डायरेक्टर है तो हम ये देखेंगे कि कंपनी को चलाना कैसे है, ताकि हम शेयर होल्डर्स को ढंग से जवाब दे पाए। हेंस सिर्फ फ्यूचर देखने से एक स्टेप आगे हम और गए और हमने करी लॉन्ग रेंज प्लानिंग। हमने क्या करा? लॉन्ग रेंज प्लानिंग। अब ये लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऐसे तो करेंगे नहीं, थोड़ा सोच समझ के करेंगे। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर की सोच, मार्केट कंडीशंस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम प्लानिंग करेंगे, राइट? तो अब वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग को इन्होंने नाम दिया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी मतलब सोच समझ के लिया गया डिसीजन या सोच समझ के लिया गया फैसला। स्ट्रेटेजिकली टू टेक एनी डिसीजन, strategically to take any decision means after considering all the situations and parameters when I plan something, may it be for my company, may it be for one branch of company, may it be one division of a company, it doesn't matter, it is called a strategic planning. तो evolution कैसे हुआ?
डे टू डे प्लानिंग, हम पहले एक एक दिन का प्लानिंग करते थे, वहां से हम थोड़ा फ्यूचर देखने गए, वो फ्यूचर को हमने थोड़ा और आगे ले गए लॉन्ग रेंज प्लानिंग में, और लॉन्ग रेंज प्लानिंग बिना सोचे समझे तो लेंगे नहीं, राइट? बिना सोचे समझे कुछ भी प्लान तो करेंगे नहीं, और हेंस उनको हमने नाम दे दिया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाले कोई लोग होंगे, है ना? ऐवे ही तो कोई प्लानिंग नहीं हो जाएगी। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका दिमाग कहीं पे है, वो दिमाग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, सीईओ के पास है, सीएफओ के पास है, सीनियर मैनेजर्स के पास है। वो टॉप लेवल के मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ मिलके जब कंपनी के लिए कोई प्लान बनाते हैं, जो लोग इन्वॉल्व है उनको हम कहेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? कंपनी के वो लोग जो मिलके कंपनी की लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हैं। अब ये बेसिक हो गया कि भाई हमको इतना तो समझ में आ गया कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टर्म आया कहां से। अब फॉर्मली उनको हम नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे और एक एक करके पॉइंट्स क्लियर करते जाएंगे। चलिए, तो अब हम फॉर्मली इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर शुरू करते हैं अपने नोट्स के थ्रू। हम सबसे पहले जो आपको कहा था कि 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने सबसे पहले इंटीग्रेटिव कोर्स मैनेजमेंट में शुरू किया था। ना उन्होंने सिर्फ एक पोर्शन शुरू किया था। बाद में 1969, ना बहुत लंबा गैप है। अब ये देखो 1911 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस ने फॉर्मली शुरू तो कर दिया, बाद में डायरेक्ट कहां गया? 1969। नाउ 1969 में फाइनली अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस, उन्होंने फॉर्मली ये कोर्स को मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने फॉर्मली ये कोर्स को क्या कर दिया? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, कि भाई अब ये पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। व्हाट दे आर सेइंग, बिजनेस पॉलिसी क्या है? तो सबसे पहले विलियम ग्लूवेक ने कहा कि बिजनेस पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हमको हमारे स्टेजेस पता है। सबसे पहले मैनेजर्स क्या करते थे, या कंपनी के ओनर्स क्या करते थे? डे टू डे प्लानिंग। भाई हम सेटिस्फाइड है, हमारी कंपनी छोटी है, हम रोज का रोज प्लानिंग करते हैं, हमसे बहुत लंबी प्लानिंग नहीं होती, बट हमको फ्यूचर ग्रो करना है, बिजनेस बढ़ाना है, हेंस हम थोड़ा फ्यूचर देखने लगे और फिर सोच समझ के थोड़ा लॉन्ग रेंज प्लानिंग करने लगे। क्योंकि लॉन्ग रेंज प्लानिंग ऐसे ही तो होगी नहीं, एनालिसिस करके होगी, सारी सिचुएशंस को देख के होगी, हेंस उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और जो लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं वो हमारे क्या हो गए? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम है स्ट्रेटेजी को बनाना, उसको यूज करना और ये देखना कि जैसे सोचा था वैसे यूज हो रही है या नहीं। आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम क्या है? स्ट्रेटेजी बनाना, फॉर्म्यूलेशन, स्ट्रेटेजी बनाना, उसको यूज करना, इम्प्लीमेंटेशन, और छोड़ तो नहीं देंगे, देखेंगे कि भाई हमने जो सोचा था
वैसा स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, और अगर हो गई है तो हम टाइम रहते उसको ठीक कर सके। हेंस लास्ट आ गया कंट्रोल, राइट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये 3 बेसिक स्टेजेस है। ये आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगे कि सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बना के उसको यूज करना जरूरी है, और कंट्रोल तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमको पता तो चले कि हमने जैसा सोचा है, हमने जैसी स्ट्रैटेजी बनाई है, वो वैसी की वैसी यूज हो रही है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, देखिए ये कौन है? क्रिस्टिनन एंड अदर्स। एंड अदर्स का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी होगी, है ना, और उन्होंने अपनी रिसर्च को इकट्ठा करके कोई डेफिनेशन बनाया है, और वो डेफिनेशन सबने मिलके बनाई है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टिनन एंड अदर्स। नाउ बेसिक डेफिनेशन इन्होंने दी है। ये डेफिनेशन किसकी है? बिजनेस पॉलिसी, हमारे टॉपिक का पहला टर्म है बिजनेस पॉलिसी। नाउ ये टर्म अगर समझ में आ गया फिर तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है, नाउ बिजनेस पॉलिसी क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला कि वो पॉलिसी जो कंपनी चलाने में या बिजनेस चलाने में हेल्प करे, वो हो गई बिजनेस पॉलिसीज। हमारी कंपनी की पॉलिसी, हमारी कंपनी की पॉलिसी बनाएगा कौन? सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, तो ये उनका काम है। तो बिजनेस पॉलिसी क्या है? बिजनेस पॉलिसी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ये उनका काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। द क्रूशियल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज। न हम पॉलिसी बनाते किस लिए हैं? पॉलिसी इसीलिए बनी जाती है ताकि अगर कोई अड़चन आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसमें से कंपनी बाहर कैसे निकलेगी। तो अगर पहले से ही अगर रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में ऐसा ऐसा करना है, तो सबके लिए इजी हो जाता है। अगर पहले से ही बोल दिया है कि हर एम्प्लॉय को साल में 30 लीव्स एक्स्ट्रा मिलेंगी, एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है कि भाई हमारी ये पॉलिसी है, हम क्रेडिट पीरियड 7 डेज का ही देंगे, हम गुड्स रिटर्न 10 डेज में ही लेते हैं। तो ये सारी हमारी पॉलिसी हो गई। तो अगर कहीं अटकते, मान लो किसी ने 10th डे के बाद गुड्स रिटर्न करने चाहे, तो हम उनको मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पॉलिसी में मेंशन कर दिया है। The decisions that determine the direction of the organization and shape its future. हर कंपनी को एक डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, कंपनी कहां जा रही है, हम कंपनी को कहां देखना चाहते हैं। अब फ्लाइट को अगर ऊपर जाना है तो पायलट को उसको जगह तो दिखानी पड़ेगी कि भाई उड़ना कहां है, आसमान तो इतना बड़ा है, जाएंगे कहां। हेंस डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपनी का फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा? हमारी पॉलिसी के ऊपर। ये कंपनी चोर है, ये कंपनी बहुत जेन्युइन है, ये सारे असम्पशंस कहां से आते हैं, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, ये सब ध्यान में रखें। हेंस बिजनेस पॉलिसी कौन बनाता है? सीनियर मैनेजमेंट। कब हमको काम आती है? अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं अटक गए, तो हमारी पॉलिसीज क्लियर कट रिटर्न होनी चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस पॉलिसी हमारी कंपनी को एक डायरेक्शन देता है और उसका फ्यूचर शेप करने में हमको हेल्प करता है। बट ऐसा तो है नहीं कि पॉलिसी बनाना बहुत इजी है, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। यस, तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रॉब्लम,
जो आपने और मैंने भी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करा है? क्या? चॉइस। जब ऑप्शन नहीं होता तो कितना अच्छा लगता है कि भाई जो दिया है वो कर लो। ऑप्शन मिले तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शन में से जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो बिजनेस पॉलिसी में सबसे पहला प्रॉब्लम है चॉइस ऑफ पर्पस। हमारी कंपनी का पर्पस क्या है? सिर्फ प्रॉफिट कमाना, या प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हमको एक इमेज खड़ी करनी है, हमको एक ब्रांड बनानी है, एक प्रोडक्ट की ब्रांड बनानी है, या कंपनी की ब्रांड बनानी है? एग्जाम्पल, बहुत बार अगर हमको टूथपेस्ट चाहिए होती है तो हम क्या बोलते हैं? कोलगेट चाहिए। तो कोलगेट का ब्रांडिंग इतना स्ट्रांग था कि एक टाइम पे टूथपेस्ट को हम कोलगेट ही बोलते। जेरोक्स, हमको जेरोक्स निकालना है, जेरोक्स कंपनी का नाम है, एक्चुअली करना क्या है? फोटोकॉपी निकालना। दैट इज द इमेज और द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारी कंपनी का पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, या मुझे एक ब्रांड इमेज खड़ी करनी है? ये सारा कैसे पता चलेगा? जो हमारा पर्पस लिखा होगा, हमारी पॉलिसी होगी, उससे। नेक्स्ट, मोल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर एंड आइडेंटिटी। जैसे इंडिविजुअल का कैरेक्टर होता है, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है कि ये बंदा मान लो किसी को देख के लगता है कि अब प्रोफेशनल हो, या किसी को देख के लगता है कि मॉडल फेस है। ये एक आइडेंटिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखना, जब मैनेजर्स वगैरह होते हैं, एमबीए में ग्रूमिंग सेशंस होते हैं। आप क्या पहन के जाओगे, आप कैसे दिखोगे, बाल कैसे बनाओगे, यू नो, मैचिंग टाई, मैचिंग शूज एंड एवरीथिंग प्रॉपर। क्यों? क्योंकि वो एक आपकी आइडेंटिटी बनाता है। बहुत बार मैंने सुना है कि डॉक्टर को ऐसे कपड़े सूट होते हैं, या किसी को देख के लगता है कि आप डॉक्टर हो, यू नो, एक आइडेंटिटी बाहर आती है। जैसे इंडिविजुअल में होता है वैसे कंपनीज में भी होता है। कंपनी में एंटर होते ही, कंपनी के प्रीमाइस में एंटर होते ही हम कंपनी की एक इमेज बना देते हैं। बहुत लोगों ने गूगल पे, यूट्यूब पे गूगल की ऑफिस के वीडियो देखे होंगे, फेसबुक के ऑफिस के वीडियो देखे होंगे। मजा आता है, ऐसा लगता है काश हम वहां काम कर रहे होते। कितना इजी गोइंग वर्क कल्चर है। काम हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बट एक कंपनी की इमेज क्रिएट होती है। टाटा कंपनी हमको लगता है बहुत जेन्युइन है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसे बनाई है। कंटिन्यूअस डेफिनेशन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। जो बिजनेस पॉलिसी बनाने का काम है वो वन टाइम काम नहीं है, कांस्टेंट काम है। कंटिन्यूअस हमको ये देखना पड़ता है कि भाई अपने जो पॉलिसी बनाई है वो सही है या नहीं। हो सकता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज हो गए, मार्केट कंडीशंस चेंज हो गए, हमारे कॉम्पिटिटर ने कुछ मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई। हेंस बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, हमको हमारी कंपनी की पॉलिसी उस हिसाब से कांस्टेंट चेंज भी करनी पड़ती है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या। चलो ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या, राइट। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस for the attainment of goal in the face of competition or adverse circumstances. Now, mobilization of resources. हमारे resources अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। अब बहुत पहले ऐसा हुआ था कि भाई टाटा नैनो का प्लांट शिफ्ट कराया था एक सिटी से दूसरी सिटी में। गवर्नमेंट ने उनको हेल्प करी थी कि हम आपको लैंड देंगे, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, आप नैनो प्लांट यहां शिफ्ट करिए। तो टाटा मोटर्स ने एक्चुअली प्लांट शिफ्ट किया
क्योंकि उनको वहां पे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल थे। कैसे रिसोर्सेज? लेबर मतलब मैन पावर, रॉ मटेरियल, लैंड, अदर फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक हो गया, रोड्स अच्छे होने चाहिए, इजीली चीजें आनी चाहिए, इजीली जानी चाहिए। तो अगर कंपनी को रिसोर्सेज बहुत आराम से और इजीली मिल रहे हैं तो उनका काम आसान हो सकता है। हेंस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। मोबिलाइजेशन of resources is also one of the most important point to be considered while selecting or making our business policy. Now this is very important statement and a very interesting statement. Business policy emphasis on rational and analytical aspect of strategic management. I repeat, business policy emphasis on rational or analytical aspect of strategic management. 2 मिनट इसको साइड में रखते हैं। नाउ मान लो कंपनी को कोई डिसीजन लेना है या कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ऐसे तो है नहीं कि रातों रात प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया या कोई डिसीजन ले लिया। क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एनालिसिस, प्रोस कॉन्स, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, कि भाई अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है और हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी कौन से हैं। तो हम सारे एनालिसिस करेंगे। जो भी एनालिसिस है, जो भी हमारी रिसर्च है जो हमने करी है या एक्सपर्ट से करवाई है, जो भी हमारा एनालिसिस और रिसर्च है, उन सबको इकट्ठा करके हम कोई डिसीजन लेंगे। जो भी एनालिसिस है उन सबको इकट्ठा करके जो भी डिसीजन लेंगे, सोच समझ कर, जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर, उसको बोलेंगे रैशनल एनालिटिकल डिसीजन। उसको बोलेंगे रैशनल एनालिटिकल डिसीजन। एनालिटिकल मतलब आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस, आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस। अब एनालिसिस हम भी कर सकते हैं या हम किसी एक्सपर्ट के थ्रू भी करवा सकते हैं ना। मान लो कोई टेक्निकल पॉइंट है जो हमको नहीं पता, तो हम किसी को हायर करेंगे कि भाई इसका रिसर्च करके दो। रैशनल आफ्टर प्रॉपर थिंकिंग, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया गया, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया गया। हेंस बिजनेस पॉलिसी किस पे जोर देता है? एम्फेसिस मतलब जोर देना, एम्फेसिस मतलब जोर देना। तो बिजनेस पॉलिसी किस पे जोर देता है? रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट। आप ऐसे ही कोई डिसीजन मत लो, बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके डिसीजन लो, क्योंकि ऐसे ही डिसीजन लेने में हो सकता है कि बाद में हमको पछतावा हो, राइट। छोटे लेवल पे शायद इतनी इफेक्ट ना हो, बट बड़ी कंपनीज के नुकसान भी बड़े होते हैं। मान लो करोर्स ऑफ रुपीज इन्वॉल्व है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, तो वो सारे बेघर हो जाए या हमारे सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाए, बाहर लोगों के रुपए हमने लिए हैं, तो ऐसे ही कोई डिसीजन हम बिजनेस में नहीं लेते या नहीं लेने चाहिए। सोच समझ के एनालिसिस करके अगर डिसीजन ले तो वो डिसीजन का बेनिफिट हमको मिलता ही है। अब बिजनेस पॉलिसी क्या करता है? तो बिजनेस पॉलिसी एक फ्रेमवर्क बनाता है, हमारे लिए एक फ्रेमवर्क रेडी करके देता है।
फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। एक ढांचा रेडी करके दे दिया है, इसके अंदर आप जो भी डिसीजन लेने हैं लो, इसके बाहर मत जाना। तो बिजनेस पॉलिसी हमारी कंपनी को एक फ्रेमवर्क देता है। उस फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द, उस फ्रेमवर्क के अंदर हम जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं। वो फ्रेमवर्क क्या काम आएगा? तो वो फ्रेमवर्क काम आएगा हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये फ्रेमवर्क हमको हेल्प करेगा हमारे डिसीजंस लेने में कि कंपनी में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू मेक प्रिपरेशन फॉर हैंडलिंग जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली। तो बिजनेस पॉलिसी क्योंकि हमने बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके बनाई है, वो हमको एक ढांचा रेडी करके दे रहा है। वो ये कह रहा है कि ये ढांचे के अंदर रह के आप जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। और मैनेजमेंट के लिए बहुत आसान कर दिया कि आप इसके अंदर रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। एक हमको एक आउटलाइन दे दी है। मान लो कि ICAI बोले कि जाओ इंटर की एग्जाम दे आओ। कोर्स क्या है पता नहीं, कितने पेपर पता नहीं, एग्जाम दे आओ। कैसे जाएंगे? अब हमको पता है 8 पेपर है, 8 पेपर के मॉड्यूल है हमारे पास, मतलब इतना पढ़ना है। इसके अंदर रह के हमको एग्जाम में चीजें पूछी जाएंगी। अमेंडमेंट्स आते हैं तो अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे डालती है ताकि हमको पता चले कि हमको पढ़ना क्या है। तो ये क्या हो गया? एक ढांचा बन गया। इसके अंदर रह के हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमको पता है कि 8 पेपर हमको पढ़ने हैं, इस हिसाब से हमको पढ़ना है, राइट। तो अगर एक एग्जाम के लिए भी हमको ढांचा चाहिए तो कंपनी को तो ऑब्वियसली एक ढांचा चाहिए, नहीं तो पता चला कि उनको ये ही नहीं पता कि करना क्या है, राइट। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब बिजनेस पॉलिसी के बाद हम एक नया टर्म लेते हैं, मैनेजमेंट। बहुत इजी टर्म है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग। क्यों? अरे हमारे सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट, हमको पता तो होना चाहिए कि मतलब क्या है इस चीज का। नाउ मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन 2 ways। मैनेजमेंट को 2 तरीके से डिफाइन किया है। मैनेजमेंट को 2 तरीके से डिफाइन किया है। हम पहला तरीका लेते हैं, दूसरा बाद में पढ़ते हैं, राइट। फर्स्ट, मैनेजमेंट क्या है? तो मान लो कि अगर हमको बोला जाए कि ये कंपनी ने फ्रॉड किया। किसने फ्रॉड किया? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी तो वास्तविकता में है ही नहीं। कंपनी इज नॉट देयर। कंपनी को चलाने वाले लोग हैं। तो अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है मतलब कंपनी के चलाने वाले लोगों ने फ्रॉड किया है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी चलाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। हेंस कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, हम कंपनी के थ्रू उनके जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको देखते हैं। वो कौन है? मैनेजमेंट। तो वो मैनेजमेंट में कौन आ गए? हमारे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, CFO, सीनियर मैनेजर्स। ये मैंने पहले भी बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, CFO, सीनियर मैनेजर्स, ये सब मिला के क्या बनेगा? कंपनी का मैनेजमेंट। 2 मिनट इसको साइड में रखते, कंपनीज एक्ट पे जाते। नो, कंपनीज एक्ट ने भी सबसे पहले यही कहा है कि डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को चलाते हैं, पैसे इन्वेस्टर के हैं। तो मतलब ओनर कोई और है,
चला कोई और रहा है। तो जो चला रहा है, जो मैनेज कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट। तो इनका काम क्या है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इनका ही है, क्योंकि कंपनी चला ये रहे हैं, डिसीजन ये लेंगे, और उनके बेसिस पे जो डिसीजन मैनेजमेंट ने लिए हैं, उनके बेसिस पे पूरी कंपनी काम करेगी। हेंस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एक्चुअली रन द कंपनी। दे एक्चुअली रन द कंपनी। कंपनी को चलाना मैनेजमेंट का काम है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कौन है? की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। तो जो की ग्रुप है, जो कंपनी का इंचार्ज है या कंपनी के काम करने के इंचार्ज है, वो हो गए मैनेजमेंट। हम एक बार सिर्फ यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने ऑलरेडी पहले आगे देखा है। कौन आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ, सीनियर मैनेजर्स। तो ये हो गए हमारे मैनेजमेंट। जो की ग्रुप, कंपनी का की ग्रुप है, उसको हम चीफ ऑर्गन भी कहते हैं। चीफ ऑर्गन, ऑर्गन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑर्गन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, बोन्स, बहुत सारे। अब उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चीफ ऑर्गन हमारी बॉडी का हार्ट। जब तक सांसें हैं, जब तक हार्ट धड़क रहा है, तब तक हम जिंदा है, राइट? सो हमारा चीफ ऑर्गन क्या हो गया? हमारा हार्ट। वैसे ही कंपनी का चीफ ऑर्गन क्या है? कंपनी का मैनेजमेंट, वो उनका हार्ट है। अब चीफ ऑर्गन entrusted the task of making it a purposeful and productive entity. Purposeful and productive entity. Purposeful तो हमने आगे भी देखा कि हर कंपनी को अपना एक पर्पस होना चाहिए। कंपनी को पता तो चलना चाहिए कि कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोशल सर्विस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, या ये सब करना है, राइट? तो कंपनी को पर्पस कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। और उसको प्रोडक्टिव बनाना है। प्रोडक्टिविटी मतलब यील्ड, रिटर्न। एक बंदा एक पेन बना सकता है, 5 बंदे एक पेन बना सकते हैं। विच इज बेटर? एक बंदा एक पेन बनाए, राइट? हम अगर कुछ सेव कर सकते हैं, कम चीजों में ज्यादा आउटपुट, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी मतलब यील्ड, मतलब रिटर्न। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, सबको यही चाहिए ऑब्वियसली। एक पेज लेके अगर हम एक चीज बना सकते हैं और उसी पेज में 2 चीज बना सकते हैं, तो शायद हम दूसरा वाला ऑप्शन लेंगे कि कम चीजों में ज्यादा आउटपुट। तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी कौन बढ़ा सकता है? मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट। कैसे? अपने डिसीजंस के थ्रू, कि कौन से डिसीजन लेने। अब आजकल बहुत लोगों ने ये किया है कि भाई सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग मतलब से नो टू प्लास्टिक, कम से कम पानी वेस्ट करना, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करना। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, उससे भी अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो सकती है। तो ये सारे डिसीजंस किसने लिए हैं? मैनेजमेंट ने। एंड टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर
एंड इंटीग्रेटिंग, ये हमने पहले भी किया, बेसिक मोबिलाइज, तभी भी कहा था आपको कि इनका काम है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग द डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज ऑफ, कौन से रिसोर्सेज को हमको इकट्ठे करना है? मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी, फंक्शनल एज होल। मैन पावर, मनी, टेक्नोलॉजी, फंक्शनल एज होल। इसमें अगर आपको याद आए तो हमने नैनो प्लांट का एग्जाम्पल लिया था कि गवर्नमेंट ने उनको लैंड बहुत चीप रेट में दी, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी, हाईवेज वगैरह की फैसिलिटीज दी, लेबर बहुत इजीली अवेलेबल था, रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल था, पैसा मिल रहा था, तो उन्होंने पूरा का पूरा प्लांट शिफ्ट कर दिया। ये भी डिसीजन किसने लिया होगा? मैनेजमेंट ने, राइट। तो मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक्चुअली पूरी कंपनी का डिसीजन ले रहे हैं। अब क्योंकि मैनेजमेंट हम टॉप पे बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का ये भी काम रहेगा कि वो पूरी कंपनी को एक मान के, एकजुट करके आगे बढ़े। इसका मतलब it will become a unified functioning system. It will become unified. Uni मतलब one. Uni मतलब one. तो it will become a unified functioning system when management systematically again mobilizes the diverse resources efficiently and effectively. तो अल्टीमेटली घूम धाम के बात तो एक ही है कि हमको कंपनी ढंग से चलानी है। क्यों? क्योंकि कंपनी का सर्वाइवल और उसका सक्सेस, कंपनी का सर्वाइवल मतलब टिकना, कंपनी टिकेगी भी के नहीं, और उसका सक्सेस मतलब कंपनी कितनी आगे बढ़ेगी। तो कंपनी का टिकना, कंपनी का आगे बढ़ना किस पे डिपेंडेंट है? कंपनी के स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पे। जो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगी? कंपनी की कॉम्पिटेंस और उसका कैरेक्टर। कंपनी की कॉम्पिटेंस मतलब स्किल। कॉम्पिटेंस मतलब स्किल। कंपनी की स्किल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी को क्या क्या आता है बहुत अच्छे से, वो कौन बाहर लाएगा? मैनेजमेंट बाहर लाएगा कि भाई हमारे लेबर्स बहुत ही ज्यादा मेहनतू है, तो उनसे हम अच्छे से काम करवा सकते हैं, शायद कम आवर्स में ज्यादा चीजें बनवा सकते हैं। लेबर्स के लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, राइट। तो कंपनी की कॉम्पिटेंस कौन बाहर लाएगा? मैनेजमेंट। कंपनी का कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैनेजमेंट। हाउएवर, it will also facilitate organizational change and adoption for effective interaction with environment. Facilitate organizational change and adoption. अब ये स्टेटमेंट सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा। चेंज इज परमानेंट। चेंज इज परमानेंट मतलब और कुछ हो चाहे ना हो, चेंजेस होते रहेंगे। चेंज परमानेंट है और कुछ परमानेंट नहीं है। मतलब आज अगर कोई चीज है कल शायद ना हो, तो वो चेंज हो गया ना। आज सी कल नहीं है तो चेंज हो गया। तो अगर पेजर्स, आई डोंट नो आप लोगों ने में से किसी ने देखा है, मिलेनियल जनरेशन ने पेजर देखे भी है कि नहीं। पहले पेजर्स आते थे, इतना डिवाइस होता था,
उस पर हम मैसेज सेंड कर सकते थे। अभी भी बहुत सारी हॉस्पिटल्स, बहुत सारे डॉक्टर्स पेजर्स यूज करते हैं, बट पहले सब यूज करते थे। तो पहले पेजर्स आते थे। अब पेजर्स से टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते हम मोबाइल फोन पे चले गए, सेल फोन्स। उसके बाद हम चले गए स्मार्टफोन्स पे। अच्छा, स्मार्टफोन तो ठीक, अब तो स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट गॉगल सब आने लगे। तो मान लो कि अगर कोई कंपनी है जो अभी भी पेजर बना रही है, कितना बेच पाएगी? कंपनी तो ठप हो जाएगी। बट अगर कंपनी ने टाइम रहते नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर ली, अपने आप को नए चेंज में ढाल दिया, तो हम शायद अब स्मार्टफोन बना रहे, कंपनी का ग्रोथ वापस ऊपर हो गया, राइट। सो जैसे जैसे चेंजेस आते हैं ना, चेंजेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात डिमोनेटाइज कर लिया, या उन्होंने मान लो कोई टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर नया टैक्स डाल दिया, अरे रातों रात कंपनीज तो उठ जाएगी, है ना। तो अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर एक अलग ही प्रोडक्ट लेके आए गए हैं। इमेजिन पहली बार स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ था, अरे सब लोग सोचने लगे थे कि इतने से स्क्रीन में कैसे ये लोग सारी चीजें देंगे। तो अब तो नया आ गया, स्मार्ट गॉगल्स। आप म्यूजिक सुन सकते हो, बोस कंपनी हैज कम अप विद इट। तो अब दूसरी कंपनीज भी शुरू करेगी, धीरे धीरे आएंगी। बट पहली बार ये टेक्नोलॉजी अगर आई तो दूसरी कंपनीज को उसको मैच करना पड़ेगा। एंड दैट इज नथिंग बट जैसे जैसे चेंज होते हैं अपने आप को उसमें अडॉप्ट करना। अगर मैनेजमेंट या हमारी कंपनी के टॉप मैनेजर्स ये चीज इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हमारी कंपनी को आराम से वो ग्रोथ या सर्वाइवल मिल जाएगी। बहुत बार बात सक्सेस से ज्यादा सर्वाइवल की होती है। एक बार टिक जाओ तो ग्रोथ तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये हो गया एक डेफिनेशन। दूसरा, मैनेजमेंट। हमारी कंपनी में बहुत सारे एरियाज या बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये हम बेसिक स्कूल में भी करके आए हैं। जब मैनेजमेंट का चैप्टर होता है तो सबसे पहले हम ये फंक्शंस ही पढ़ते हैं, हम ये एरियाज पढ़ते हैं। कौन से फंक्शंस होते हैं? तो प्लानिंग हो गया कि भाई कंपनी क्या क्या प्लान करेगी, कंपनी के प्लान्स बनाओ, उसके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन, ये सारा बनाओ। तो प्लानिंग हो गया सबसे पहले। ये प्लान जो भी हमने किया है उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करो, कंपनी को डायरेक्शन दो, एम्प्लॉइज को डायरेक्शन दो, क्या काम करना है, कैसे करना है। स्टाफिंग प्रॉपर होनी चाहिए। पता चला कि मेरी कंपनी आईटी की है और मेरे पास ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो मैं क्या करूंगी, राइट। या सीए के फर्म में मैंने ज्यादा तो इंजीनियर्स ले लिए, ऐसे तो नहीं होता। हमको स्टाफिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। हमको जरूरत कहाँ है, कैसे लोगों की जरूरत है। मेरा पूरा कंपनी मैन मेड मटेरियल बनाता है तो मुझे प्रॉपर लेबरर्स चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेरे को डेली वेजर्स चाहिए, तो स्टाफिंग प्रॉपर होना चाहिए। और ये सारा चीजें प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो तो देखना ही पड़ता है। तो कंट्रोल, वो एक फंक्शन है। तो हमारे ये जितने सारे फंक्शंस हैं उनको भी हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। नो, ये फंक्शंस भले बोलने में अलग अलग है, अल्टीमेटली ये सारे इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो एक ही कंपनी के। अब एक ही कंपनी में ऐसा तो होगा नहीं कि प्लानिंग कुछ है, ऑर्गेनाइजिंग कुछ है, डायरेक्शन कुछ और ही है। मैंने प्लान करा है कि मुझे नेक्स्ट 5 years में 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने, और मैंने अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दिया ही नहीं है कि बनाना क्या है, रिसर्च करी ही नहीं है,
तो मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? हेंस ये जितने भी फंक्शंस है वो भले अलग अलग है बट वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं. हेंस दीज आर सेट ऑफ interrelated functions and processes carried out to attain its objectives. कौन से functions है? Planning, organizing, directing, staffing, control. ठीक है. Functions और sub processes are wide ranging but are क्लोजली इंटर रिलेटेड. वो हमने देख लिया. अब इनका काम क्या होगा? ये जितने भी फंक्शंस है ये सबका काम क्या होगा? तो सबसे पहले डिटरमाइन गोल ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी का गोल क्या है, कंपनी को कहां पहुंचना है, करना क्या चाहती है कंपनी, कंपनी का डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन. एग्जाम्पल टाटा मोटर्स. नाउ टाटा मोटर्स बहुत सारी प्रोडक्ट्स टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टी, गोल्ड में भी है तनिष्क. तो ये जो 4 है, क्या मुझे ये 4 अलग कंपनीज खड़ी करनी है या ये सारे प्रोडक्ट्स को मुझे एक कंपनी के अंडर रखना है? ये डिजाइन का डिसीजन मैनेजमेंट का होता है. तो कंपनी की डिजाइन बनाना कि मुझे मेरी कंपनी की डिजाइन कैसी चाहिए. मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेस. एलोकेट तो करना पड़ेगा ना, काम देना तो पड़ेगा ना. मैं आपको अभी बोलूंगी लेक्चर के बाद कि जितना हमने ये 2 घंटे में पढ़ा उसको एक बार अपने मटेरियल में वापस रीड कर लो, फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखना. तो हाँ, टास्क तो देना पड़ेगा, एलोकेट तो करना पड़ेगा. हम भी अपना काम एलोकेट करते हैं. मम्मी सुबह सुबह काम एलोकेट कर देती है सबको. पानी भरने का काम इसका है, सब्जी लाने का काम इसका है. राइट. एलोकेशन ऑफ टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको प्रॉपरली एलोकेट करना जरूरी है. तो कैसे एलोकेट करेंगे? हमारे एम्प्लॉइज की एक्सपर्टीज देख के. अगर कोई एम्प्लॉय मार्केटिंग में एक्सपर्ट है तो उसको तुरंत हमने मार्केटिंग का काम दे दिया. कोई है जो बैनर डिजाइन में एक्सपर्ट है कि भाई तू बैनर बना. राइट. इट डिपेंड्स ऑन अवर एम्प्लॉइज एक्सपर्टीज. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर दैट व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव्ड. जो प्लान किया है वो एक्चुअली हमने अचीव किया है कि नहीं, हमारी कंपनी वैसे ही काम कर रही है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? कंट्रोल. राइट. बहुत बेसिक एग्जांपल है बट मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 10 दिन में खत्म करना है, बट मैंने पहले 3 दिन वीडियो लेक्चर्स खोले ही नहीं. तो मतलब देयर इज नो चेकिंग, देयर इज नो कंट्रोल कि जो हमने सोचा था वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा. 3 महीने बाद एग्जाम है, हमने एक प्लानर बनाया है 3 महीने का. सब बनाते हैं, मैं भी बनाती थी, बहुत मजा आता है. बट क्या हम रोज टिक मार्क करते हैं कि डे 1 पे इतना सोचा था, इतना किया है कि नहीं? मैं ऐसा करती थी. मैं अपना कैलेंडर बनाती थी बड़े बड़े बॉक्स में और रोज का टारगेट रखती थी, डे टू डे प्लानिंग, और लिस्ट होता था कि आज ये चैप्टर करने हैं. एंड ऑफ द डे मैं वो चैप्टर्स पे टिक करती थी. जो नहीं हुए वो कैरी फॉरवर्ड. वैसे कर करके पता चला 10 दिन बाद बहुत सारा कैरी फॉरवर्ड हो गया था. बट एटलीस्ट कंट्रोल या चेकिंग होना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि हम कितने पानी में है, हमने कितना काम किया है, हमें और कितना काम करना है, और जो हम कर रहे हैं वो जैसा हमने सोचा था वैसा कर रहे हैं
या नहीं? मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं जो हमारे आइडियल बन जाते हैं, क्योंकि उनके काम करने का तरीका हमें बहुत पसंद होता है, उनका लाइफ का गोल हमें पसंद होता है, उनकी आइडियोलॉजीज हमें पसंद होती है, तो वो हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट पूरी कंपनी पे एक छाप छोड़ता है, वो पूरे कंपनी को या उनके सभी एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करता है। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन। रतन टाटा ने अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया, सभी एम्प्लॉयज जुड़ जाते हैं वो काम करने के लिए। क्यों? एक अलग रिस्पेक्ट है उनके लिए। नारायण मूर्ति सर ने अगर बोल दिया है कि भाई ये काम करना है, 5 लोग हाथ ऊपर उठा के कहते कि सर हम रेडी हैं। क्यों? एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। वैसे ही अगर मैनेजमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, तो लोग अपने आप काम करते हैं। टू गेन कमांड ओवर फिनोमिना। तो अगर कहीं पे हम लैकिंग है, मतलब कोई जगह पे हम अटक गए हैं, तो वो जो गैप है वो फुलफिल करना। हमने ये सोचा था और हमें ये करना है, उसमें अगर गैप आ गया तो वो गैप को कम कैसे करेंगे? मैनेजमेंट हेल्प करेगा। टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे कंपनी के लोग को प्रॉपर डायरेक्शन देना। मैं हर बार डायरेक्शन में एरो बनाती हूं ताकि पता चले कि भाई यहां पे हमको कंपनी को डायरेक्शन देना है। इसमें बहुत इजी, मैं तो वैसे ही याद रखती हूं। एरोप्लेन, प्लेन को कहीं जाना है तो पायलट को डायरेक्शन देना पड़ता है, सिंपल। तो हर बार मैनेजमेंट को अपने सभी एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देना पड़ता है, तब भी एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। दिस इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, रिसोर्सेस। हम सुने क्यों भाई? हम नारायण मूर्ति सर का क्यों सुनेंगे? हम रतन टाटा सर का क्यों सुनेंगे? क्योंकि एक तो पावर है, यूज करे ना करे पावर है, कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस मतलब स्किल, नॉलेज है, और उनके पास रिसोर्सेस है। नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया डीमोनेटाइजेशन, हम कुछ नहीं कर सके। पावर है, रिसोर्सेस भी है ना? तो बहुत बार ऐसा होता है दैट दे इन्फ्लुएंस थ्रू देयर पावर, रिसोर्सेस, knowledge and skill. How? They will formulate. Who? Management. Management will formulate. Formulate मतलब बनाना, make. Management will formulate organizational goal, value और strategy. तो मैनेजमेंट क्या क्या बनाएगा? कंपनी के गोल, कंपनी की स्ट्रैटेजी, कंपनी के वैल्यूज। वैल्यूज से तो क्या पता चलेगा? कंपनी का कैरेक्टर, कंपनी की आइडेंटिटी। गोल क्यों? वो डायरेक्शन देगा कहां जाना है। और स्ट्रैटेजी क्यों? ताकि ये सब अचीव कैसे करना है। हाउ टू अचीव दिस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वैल्यूज, वो कैसे पता चलेगा? हमारी स्ट्रेटजीज से। तो ये हम बनाएंगे। टू कोप, अडाप्ट, एडजस्ट। कोप, जो भी करंट मार्केट सिचुएशंस है उस पे कोप अप करना कि भाई कर लेंगे। अडाप्ट करना, अगर कोई चेंजेस करने पड़ेंगे तो वो भी कर लेंगे। और एडजस्ट करना, हो सकता है कि और कभी कभी ओवर टाइम करना पड़े। वी आर चार्टर्ड, वी नो दैट, राइट? कि भाई जीएसटी रिटर्न फाइलिंग डेट आ गई, आज ऑफिस लेट तक बैठना पड़ेगा। एनुअल फाइलिंग रिटर्न डेट आ गई, आज ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्वार्टर एंडिंग है, ज्यादा काम करना पड़ेगा। सो वी कोप,
वी अडॉप्ट, वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन। वैसे कंपनी भी करेगी विथ द बिहेवियर एंड चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो जो एनवायरमेंट में जो जो चेंजेस होंगे उसके हिसाब से हम अपने आप को कोप भी कर लेंगे, अडॉप्ट भी कर लेंगे और एडजस्ट भी कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमने दो तरीके के किए। सॉरी, मैनेजमेंट हमने दो तरीके के किए कि भाई जो लोग हैं टॉप लेवल पे, जो कंपनी को चला रहे हैं, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, वो भी मैनेजमेंट है, और जो कंपनी के अलग अलग फंक्शंस है वो भी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, अब बनेगी स्ट्रेटेजी। Businesses have to respond to dynamic and often hostile external forces while pursuing their mission and objectives. बहुत बार कंपनीज को, बिजनेसेस को जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उस पे टिकना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत बार बात सक्सेस की नहीं होती है, सर्वाइवल की होती है। तो डायनामिक और हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस। डायनामिक मतलब तेज, बहुत सारे चेंजेस वाला। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली या अनलाइकली। हमें पसंद नहीं था फिर भी डीमोनेटाइजेशन हुआ, एक्सटर्नल फोर्स आया। हॉस्टाइल। डायनामिक, स्मार्ट वॉच आई, स्मार्ट गॉगल्स आ गए, पता नहीं अब स्मार्ट जूते भी आ जाएंगे, राइट। डायनामिक, कांस्टेंट, फास्ट चेंजेस। तो बहुत बार कंपनी को बाहर से एक्सटर्नली अगर बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो उसके लिए रेडी होना पड़ता है। इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग स्ट्रेटेजी इनटू बिजनेस इज टू अनरावल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अनरावल, अनरावल मतलब अनटाइंग नॉट्स। नॉट्स मतलब गांठ, गांठ को खोलना इज अनरावल। गांठ को खोलना इज अनरावल। मतलब अगर कोई अड़चने आई तो उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। अगर कोई अड़चने आई तो उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। तो अनरावल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। ऐसी रिसर्च टीम बिठाओ, ऐसे एक्सपर्ट्स को रखो अपने पास जो देख सके कि फ्यूचर में क्या नया आ सकता है, क्या हम रेडी है नई चीजों के लिए, नई चेंजेस के लिए, यस और नो। तो कंपनी का सबसे बड़ा काम यह है कि उनको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि वो अगर कोई अड़चने आती है तो उसमें से भी आसानी से बाहर निकल जाए, और अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो उसको भी कम कर सके। मेन पर्पस स्ट्रेटेजी का क्या है? हमारे गोल्स और हमारे मीन्स को इकट्ठा करना। गोल्स मतलब कहां पहुंचना है, मीन्स मतलब हमारे रिसोर्सेस। तो हमारे गोल्स, कहां पहुंचना है कंपनी को, 5 ब्रांच, 10 ब्रांच, पूरे कंट्री में बहुत सारी ब्रांचेस। और मीन्स अभी हमारे पास रिसोर्सेस कौन से है, ये मैच तो होना चाहिए ना। पता चले मेरे पास पैसे वैसे कुछ है नहीं और मेरे को 5 ब्रांच खड़ी करनी है, कैसे करेंगे? रियलिटी तो पता होनी चाहिए। मेरे को भी स्मार्ट वॉच बनानी है, आता है, या
टेक्नीशियंस को हायर करने के लिए पैसे है, तो मेरे जो रिसोर्सेस है उसको मेरे गोल्स के साथ मैच करना बहुत जरूरी है। वही हमको स्ट्रेटेजी करके देगा। स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट अ गेम प्लान और यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन। तो कंपनी का जो गेम प्लान है, कंपनी क्या डिसीजन लेना चाहती है, कंपनी कैसे आगे बढ़ना चाहती है, यूनिफाइड एक्शन, यूनिफाइड वापस ये वर्ड आया, यूनिफाइड मतलब एकजुट, एक यूनि, इकट्ठा लेके कोई डिसीजन लो, इकट्ठा होके काम करो। भले आपके पास अलग अलग डिविजन्स है, ये सब जब मिलेंगे जब भी तो काम होगा। मुझे 1000 पेन डिलीवर करने का ऑर्डर मिला, तो मेरी प्रोडक्शन टीम, मेरी फिनेंस टीम, मेरी डिस्पैचिंग टीम, मेरी लॉजिस्टिक टीम, ये मिल के काम करेगी तो मैं टाइम पे डिलीवरी दे पाऊंगी। तो यस, अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो वो इकट्ठा एक कंपनी होके डिसीजन लेना जरूरी है। मैनेजमेंट यूजेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर गोल्स इन लॉन्ग रन। स्ट्रेटेजी किस चीज के लिए है? लॉन्ग रन के लिए, अभी के लिए नहीं है। डे टू डे प्लानिंग तो उसका एक सब पार्ट बन जाएगा। डे टू डे प्लानिंग तो एक सब पार्ट है कि आज क्या करना है। मेन तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग है कि कंपनी को कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचेगी। टेक मार्केट पोजीशन, अभी मार्केट की पोजीशन क्या है। कंडक्ट ऑपरेशंस, काम करना शुरू करो। अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपीट सक्सेसफुली। अब कंपनी की स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी? तो अभी देखो मार्केट पोजीशन क्या है, ऑब्वियसली देखना तो पड़ेगा कि अभी की सिचुएशन क्या है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। उसके बेस पे ऑपरेशंस कंडक्ट करो, काम करना शुरू करो। कस्टमर इज किंग, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कंपीट सक्सेसफुली। कंपटीशन तो होगा, गवर्नमेंट कंपनी की थोड़ी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी हो तो बात अलग है, वो मोनोपोली भी हो सकती है, बट अभी हम जनरल कंपनीज की बात कर रहे हैं जहां पे कंपटीशन फियर्स हो सकता है। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा। अगर हमें घर बनाना है तो पहले एक नक्शा बनेगा, आर्किटेक्चर जो बनाएंगे उसको हम ब्लूप्रिंट बोलेंगे। तो जो नक्शा है, जो बेस है, वो ब्लूप्रिंट हो गया। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो जो ब्लूप्रिंट होगा, जो कंपनी का नक्शा होगा, कंपनी को कहां पहुंचना है, कंपनी को क्या क्या अचीव करना है, कंपनी को कौन सी सक्सेस चाहिए, वो हो गया हमारा लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज डिजायर्ड इमेज, direction and destination. Organization's desired image, direction and destination. What it wants to be. कंपनी को क्या बनना है, कंपनी की इमेज। What it wants to do. कंपनी को क्या करना है, कंपनी को क्या बनना है, कंपनी को क्या करना है। कंपनी को कहां पहुंचना है। रिपीट, व्हाट इट वांट्स टू बी, कंपनी को क्या बनना है, कंपनी को क्या करना है, और कंपनी को कहां पहुंचना है। तो कंपनी की इमेज, ये इमेज हो गई, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, क्या बनना है, क्या करना है, कहां पहुंचना है। तो ये तीन चीजें हमारी ब्लूप्रिंट में बनेगी। मतलब ब्लूप्रिंट ये तीन चीजों को ध्यान में रख के बनेगा। बाकी की डेफिनेशंस, अब
इगोर एच एंसॉफ ने स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन दी है। वो क्या कहते हैं कि इट इज अ कॉमन थ्रेड अमंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट दैट डिफाइंस the essential nature of business that the organization has or plan to be in future। वापस ये क्या बोल रहे, यही 3 चीजें, कंपनी को क्या करना है, कंपनी को कहां पहुंचना है। इट इज अ कॉमन थ्रेड, इट इज अ common thread among organizations activities and product markets। कंपनी की जो एक्टिविटी है और कंपनी के जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है उसके बीच की कड़ी that defines the essential nature of businesses। कंपनी का या बिजनेस का बेसिक नेचर, कंपनी की आइडेंटिटी that the organization has और प्लान टू बी इन फ्यूचर। स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, हमारी कंपनी को फ्यूचर में कहां पहुंचना है, या हम अपनी कंपनी को फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हैं, वो स्ट्रेटेजी है। दूसरा डेफिनेशन है विलियम ग्लुएक का, अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन to ensure that the business objectives of the enterprise are achieved। कब से यही तो बोल रहे कि हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी कैसे होगी। कंपनी की स्ट्रेटेजी उस हिसाब से होगी कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव कैसे करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या बन गई, एक प्लान। वो प्लान किस में काम आएगा, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में। ठीक है, ये बहुत मस्त है। स्ट्रेटेजी इज कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइंड स्कीम। कॉन्शियसली कंसिडर्ड, कॉन्शियसली मतलब बहुत सोच समझ के, एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन, फ्लेक्सिबली मतलब उसको जब चाहे हम चेंज कर सकते। ऐसा नहीं कि रोज रोज चेंज करो, जब भी जरूरत पड़े तो हम रिजिड नहीं बनेंगे, हम आराम से उसमें चेंजेस कर पाएंगे। हमने उतना स्कोप रखा है। आई एम रिपीटिंग, कॉन्शियसली कंसिडर्ड मतलब बहुत सोच समझ के, और फ्लेक्सिबली डिजाइंड, फ्लेक्सिबली डिजाइन मतलब ये फ्लेक्सिबल है, इसको हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट। वो हम ऑलरेडी पहले करके आए। किस चीज के लिए, वापस यही आ रहा है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस, डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट एंड बिहेवियर। ये किसके लिए है, अपने एम्प्लॉयज के लिए, कि हमारे एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन देना कि वो कैसे काम करे। हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, अगर कोई नई इवेंट आ गई, गवर्नमेंट डिसीजन, अच्छा बुरा वॉटेवर, या कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई अड़चन आ गई, तो स्ट्रेटेजीज हमको हेल्प करेंगी उसमें से बाहर निकलने में। टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, परसीव मतलब देखना, यूटिलाइज करना मतलब यूज करना, कि हमने अपॉर्चुनिटीज देखी, उसको ग्रैब भी की, उसको एक्चुअली यूज की। हम बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज दरवाजा खटखटा रही थी, हम नहीं थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कंपनी के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, हमको टाइम रहते दिखनी भी चाहिए
और उसको यूज करने आना भी चाहिए। टू मीट चैलेंज एंड थ्रेट्स फॉर कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस। कंपनी को सिर्फ सर्वाइव करना है, कभी कभी करना पड़ता है, सर्वाइव भी करना है और सक्सेसफुल भी बनना है। वेरी इंपॉर्टेंट, strategy is not a substitute. Strategy is not a substitute for sound, alert and responsible management. हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि हमने स्ट्रेटेजीज बना ली है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी है, हमको मैनेजमेंट नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है? कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिना चले, कंपनी टॉप मैनेजर्स के बिना चले, कोई काम ही नहीं करेगा। चेकिंग तो करना पड़ेगा ना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हेंस स्ट्रेटेजी बनाना इज अ टास्क ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाती है, बट क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजी है, हमको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेटेजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट और फ्लॉलेस। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी स्ट्रेटेजी परफेक्ट है, उसमें कोई गलती ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलतियां हो सकती है। अच्छा, मान लो कि गलती नहीं थी, बट मार्केट चेंज हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो गया, गवर्नमेंट नए रूल ले आई, टैक्स रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटर कुछ नया ले आए, राइट, स्कीम ले आए, बाय वन गेट वन फ्री, हमारी सेल डप नीचे चली गई। हेंस ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक बार जो हमने स्ट्रेटेजी बना दी वो परफेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हमें उस पर कांस्टेंट नजर रखनी पड़ती है, उसको कांस्टेंट चेक रीचेक करना पड़ता है, और हर बार जो करंट मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से चेंज भी करनी पड़ती है। हेंस स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट और फ्लॉलेस। It is in very nature of strategy that it is flexible and pragmatic to take care of sudden emergencies, pressures and avoid failures and frustrations. हमारी स्ट्रेटेजी के नेचर में ही है कि अगर कोई चेंजेस आए तो हम घबरा ना जाए, हम फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। हमारी स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रांग तो है कि अगर कोई चेंजेस आएगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे, हम भी अपनी कंपनी में वो चेंजेस अडॉप्ट एडजस्ट कर लेंगे। वापस अगर कोई चेंजेस होते हैं मार्केट में तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी बनी है, इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। इन अ साउंड स्ट्रेटेजी, साउंड मतलब बहुत अच्छी, इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। स्ट्रेटेजी तब भी अच्छी मानी जाएगी अगर हमने ये माना कि हमारी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं है, उसमें गलतियां हो सकती है, और अगर गलतियां हुई तो हम उसमें चेंजेस करने के लिए रेडी है। वापस हमारी स्ट्रेटेजी तब भी अच्छी मानी जाएगी। वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग साउंड स्ट्रेटेजी ओनली व्हेन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कि उसमें मिसकैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ी गलतियां हो सकती है, हम सुधार लेंगे। या अगर कोई नई अचानक इवेंट आई तो हम इजीली वो चेंजेस एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब हम रेडी है ये मानने के लिए कि हम स्ट्रेटेजी जरूरत पड़ने पर बदल भी देंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते हमने बहुत मेहनत से बनाई है, हम क्यों चेंज करें। वही मेहनत से बनाई है, अग्रीड,
टिकना तो है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते मुझे पेजर ही बनाना है। तब मैंने बहुत रिसर्च करी थी, बट अब नहीं चलता है, तो नई टेक्नोलॉजी को लेके आओ। वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। सबसे पहले हम समझेंगे ये दो टर्म, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, फिर थियरी इजी है। प्रोएक्टिव, हम चेंजेस ला रहे हैं, हम मार्केट में कुछ नया ला रहे हैं। रिएक्टिव, मार्केट में जो नया आ गया उसके हिसाब से हम चेंज हो रहे हैं। मार्केट में कुछ नया आ गया उसके हिसाब से हम चेंज हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि स्मार्ट गॉगल्स बोस कंपनी लेके आई, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? प्रोएक्टिव। वो मार्केट में नई चीज ले आए, उसको देख के JBL, टाइटन वाले ने भी स्मार्ट गॉगल शुरू कर दिए। वो क्या हो गया? रिएक्टिव। मार्केट चेंजेस के हिसाब से हमने चेंज को अडॉप्ट किया और उस हिसाब से नई चीजें लाए। आई एम रिपीटिंग, प्रोएक्टिव मतलब कुछ नया लाना, रिएक्टिव मतलब जो नया आ गया है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना। हेंस proactive actions on the part of managers to improve company's market position and financial performance. Proactive action by manager, जब मैनेजर्स बहुत स्ट्रांग है, हमारी कंपनी के पास रिसोर्सेज है, लोग है, दिमाग है, हम चेंजेस ला सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने ये नया काम किया, बाकी मार्केट में देखा जाएगा। इससे क्या होगा? कंपनी की इमेज बहुत स्ट्रांग होगी और पैसा बहुत बनेगा, क्योंकि मार्केट में और कोई है ही नहीं। क्योंकि मार्केट में कोई नहीं है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। कैसे पता चलेगा? कि हम प्रोएक्टिव कैसे हो सकते हैं? हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू। हमारे जो भी पहले के एक्सपीरियंसेस है उसको ध्यान में रख के, जो करंट पोजीशन है, जो करंट लोग हैं हमारे पास, उनको मैच करके हम प्रोएक्टिव एक्शंस ला सकते हैं। प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, पहले जब हमने कुछ काम किया है, एंड अप्रोच दैट आर वर्किंग वेल, जो पहले हमने काम किया है वो भी हिट गए, प्लस न्यूली लॉन्च मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, जो कंपनी ने कुछ नया नया लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। ये दोनों को मिलकर हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनेगी। प्रोएक्टिव इज प्लान स्ट्रेटेजी। प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना, अगर कुछ मार्केट में नया लाना है तो बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये टिक चलेगा नहीं चलेगा, इससे हमारी कंपनी की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, राइट? बहुत सारी चीजें होती है। तो जब प्रोएक्टिव में होते हैं तो कंपनी की प्लानिंग बढ़ जाती है। रिएक्टिव, रिएक्टिव इज नथिंग बट अ रिएक्शन, कंपनी का रिएक्शन कोई नई सिचुएशन पे, कोई नए चेंजेस पे। रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। कंपनी में मार्केट में कुछ नया हो रहा है, किसी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कोई कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो उन सब के हिसाब से अगर हमारी कंपनी अफेक्ट हो रही है और हम उस पे कुछ चेंज कर रहे हैं, वो हो गया रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो हमारी जो भी कंपनी है उसमें सिर्फ प्रोएक्टिव या सिर्फ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारी कंपनी, कोई भी कंपनी, उनके स्ट्रेटेजीज विल बी पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। कैसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे? प्रोएक्टिव हो चाहे रिएक्टिव हो, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? कंपनी के एक्सपीरियंसेस, कंपनी के रिसोर्सेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस
और उनकी कंपटीशन करने की कैपेबिलिटी। कंपनी के एक्सपीरियंस, कंपनी की नो हाउ मतलब अगेन स्किल, उनकी कॉम्पिटेंस। तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और हमारे पास कितना कंपेटिटिव या कंपटीशन करने की कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, ये सबको ध्यान में रख के हम क्या बनाएंगे, कंपनी की स्ट्रेटेजी। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि स्ट्रेटेजी क्या है। अब हम उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स are successfully competing in the business of ready to eat snacks in Patna. Yummy Foods has been pioneer in introducing innovative products. These products will give them good sale. However, Tasty Food will introduce similar products in reaction to the products introduced by Yummy Foods, taking away the advantage gained by the former. Discuss the strategic approach of the two companies, which is superior. अब हमने एक टॉपिक किया that strategy is partly proactive, partly reactive. उसी के ध्यान में रख के हम इसका आंसर देखेंगे। अब Yummy Foods क्या करता है, वो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। टेस्टी फूड्स क्या कर रहा है, यमी फूड्स जो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सिमिलर प्रोडक्ट दूसरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो यमी फूड्स है वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, प्रोएक्टिव। कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, प्रोएक्टिव। टेस्टी फूड्स है वो रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, रिएक्टिव। कौन सी सुपीरियर है, आइडियली कोई भी स्ट्रेटेजी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होती। वो डिपेंड करता है कंपनी के विजन, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेस और उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि उनको क्या फॉलो करना है और उनके लिए क्या सही है। ठीक है, सो आइडियली कोई भी स्ट्रेटेजी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होती है, अनलेस आप जिस पे बिलीव करते हो आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। हाउएवर, इस केस में एक सेंटेंस दिया उन्होंने कि जो यमी फूड्स है क्योंकि वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दीज प्रोडक्ट्स विल गिव देम गुड सेल। तो मतलब कि क्योंकि ये सब खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो पहले ही उनके पास ज्यादा एडवांटेज है, दे हैव कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर अदर। ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है तो हो सकता है कि इस केस में इनकी स्ट्रेटेजी सुपीरियर मानी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब देखो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला, स्ट्रेटेजी इज ए सब्स्टिट्यूट for sound, alert and responsible management। क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। सही है, नहीं, हम ऑलरेडी एक स्टेटमेंट कर आए हैं दैट स्ट्रेटेजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट। Strategy is not a substitute for sound, alert or responsible management. Strategies are perfect, flawless and optimal organizational plans. सही है, नहीं, वापस वही स्टेटमेंट, strategy is not perfect, never perfect or flawless। स्ट्रेटेजी परफेक्ट और फ्लॉलेस हो ही नहीं सकती, उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ही पड़ती है ताकि अगर फ्यूचर में कोई चेंजेस आए तो हम उसको अडॉप्ट कर सके। लास्ट, ए कंपनी स्ट्रेटेजी हैज ऑलवेज टू बी
प्रोएक्टिव इन नेचर। कंपनी की स्ट्रेटेजी हमेशा प्रोएक्टिव ही होनी चाहिए? नहीं, स्ट्रेटेजी कैन बी पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब कौन सा चेंज आ जाए, हमें उसके लिए रेडी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, स्ट्रेटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव, डू यू अग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। नाउ बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये या तो स्टडी मटेरियल से या प्रैक्टिस मैनुअल से या आरटीपी से लिए है। सो बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या जा चुके हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये चैप्टर में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस वो लोग जनरली पूछते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वर्ड अलग से करके आए, मैनेजमेंट अलग से करके आए, अब हमको क्या करना है? इनको मिक्स करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी कंपनी का गेम प्लान, हमारी कंपनी का प्लान, हमारी कंपनी का ब्लूप्रिंट कि हमारी कंपनी कैसे काम करेगी। मैनेजमेंट क्या है? वो लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, राइट? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या हो गया? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो लोग हैं जो स्ट्रेटेजीज कंपनी की बनाएंगे, करेक्ट? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंपनी को बेनिफिट मिलना चाहिए। यस, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट कंपेटिटिव एडवांटेज, टू क्रिएट competitive advantage so that the company can outperform the competitors. Competitive advantage, what do we mean by competitive advantage? Extra advantage या कोई additional skill, additional strength, कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को वो क्रिएट करनी पड़ेगी, वो क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी दूसरी कंपनीज के अलग क्यों है, हमारी कंपनी के पास ऐसी क्या चीज है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है जो हमें दूसरी कंपनी से अलग करेगी, तो ही तो हम कंपटीशन में टिक पाएंगे। अच्छा, टिक नहीं पाएंगे, आउट परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब हमारे पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना जरूरी है जिसकी वजह से हमारी कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो वो एडवांटेज कौन बनाएगा, कौन क्रिएट करेगा? हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फेरारी बहुत अच्छी कार्स बनाती है, रेसिंग में काम आती है। मारुति सुजुकी इंडिया की मिडिल क्लास कार्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ह्यूंडई की क्रेटा सबसे ज्यादा बिकती है। तो हर कंपनी के पास खुद की एक कंपेटिटिव एडवांटेज है जिससे वो दूसरी कंपनीज के आगे जा सके। ठीक है, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरमेंट। पहले भी हमने कर लिया है कि मार्केट में चेंजेस आते रहेंगे ऑलवेज। तो अगर ये चेंजेस आते रहेंगे तो हमारी कंपनी को उस चेंज के थ्रू गाइड करना, निकलेंगे कैसे, वो चेंज में से बाहर कैसे जाएंगे, वो चेंज को अडॉप्ट कैसे करेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये उनके दो मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, कंपनी को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना और अगर कोई चेंज आता है तो कंपनी को उस चेंज के थ्रू बाहर निकालना। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट। चेंज तो होता ही रहेगा, वो स्टेटमेंट याद रखो जो हमने किया, चेंज इज परमानेंट। चेंज कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो चेंज तो कोई भी हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। मतलब मान लो कि हमारी कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया, हच वॉज टेकन ओवर बाय वोडाफोन। नाउ यहां लिखती हूं,
हच वॉज टेकन ओवर बाय वोडाफोन, तो जो भी हच के एम्प्लॉइज है अब उनको वोडाफोन की पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेगी। यस, इंटरनल चेंज आ गया। हमारी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी को अक्वायर कर लिया। इन चेंज इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल कैसे होगा? गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो गए, कंपटीशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, कस्टमर की थिंकिंग चेंज हो गई। एक्सटर्नल फोर्सेस भी बहुत सारे हैं, इंटरनल चेंजेस भी बहुत सारे हो सकते हैं। द टास्क ऑफ क्राफ्टिंग, implementing and executing कंपनी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हार्ट और सोल क्या है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन काम है स्ट्रेटेजी बनाना, इंप्लीमेंट करना और ये देखना कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन काम है स्ट्रेटेजी बनाना, फॉर्मुलेट करो, क्राफ्ट करो, इंप्लीमेंट करो, उसको यूज करो और वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रॉपरली यूज हो रही है या नहीं उसको देखो। कंट्रोल एग्जीक्यूशन। आई एम रिपीटिंग, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल। ये ऑलरेडी हम आगे भी करके आए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन काम यही है कि जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई है उसको यूज करो और जो यूज हो रही है वो प्रॉपरली यूज हो रही है कि नहीं उसको चेक करो। ठीक है। नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ मैनेजरियल प्रोसेस। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन है? तो हमारे मैनेजर्स है, तो वो मैनेजरियल प्रोसेस है। मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? किसको ध्यान में रख के बनाएंगे? हमारी कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन। तो वो पहले क्या करेंगे? कंपनी का विजन, कंपनी क्या देख रही है, कंपनी क्या देखना चाहती है, कंपनी कहां पहुंचना चाहती है, राइट। तो कंपनी का जो विजन है उसको डेवलप करो, कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करो। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। प्रॉफिट अर्निंग इज माय ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज माय मेन ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करो, स्ट्रेटेजी को बनाओ, क्राफ्ट, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट, चेक करो। वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशिएट करेक्टिव एडजस्टमेंट्स। अब भाई करेक्टिव एडजस्टमेंट कब आएगा? जब भी कोई मार्केट में चेंज होगा। रिपीटेशन है, बहुत कुछ रिपीटेशन है। आपको सिर्फ समझना है कि स्ट्रेटेजी हम ऑलरेडी करके आए, मैनेजमेंट हम ऑलरेडी करके आए, ये दोनों को मर्ज करेंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनेगा। तो वो वही है, मैनेजमेंट का काम वही है। स्ट्रेटेजी बनाओ, इंप्लीमेंट करो, देखो कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज, अगर कोई चेंज आया है मार्केट में, कंपनी में, तो वो चेंज हमारी कंपनी उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या है? इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कंपनीज विजन, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, स्कैन करो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कोई चेंज तो नहीं हो गया? हमें चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। कोई नया रूल्स आ गया, टैक्स कम हो गए, टैक्स बढ़ गए, व्हाटएवर, स्कैन करो, कांस्टेंट देखते रहो। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये तीन तो हम कांस्टेंट करते आ रहे हैं कि स्ट्रेटेजी को भाई बनाओ, उसको यूज करो और देखो कि वो प्रॉपरली यूज हो रही है या नहीं। ठीक है, ओके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्फेसिस ऑन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किस चीज पे जोर देता है, किस चीज पे एम्फेसिस करता है? तो सबसे पहले ये देखो कि अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, थ्रेट्स कौन से हैं, किसको ध्यान में रख के? हमारी स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेस। मुझे डॉक्टर बनना है
बट बायोलॉजी नहीं पसंद, तो मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? मैं थियरी में बहुत अच्छी हूं, डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी नहीं आता है, पसंद ही नहीं है, तो भाई सीएस कर लो, थियरी भी आती है, बायोलॉजी भी नहीं आती है। मुझे मेरी स्ट्रेंथ, मुझे मेरी वीकनेस पता होनी चाहिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, क्या मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी हूं? क्या मैं वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए रेडी हूं? थ्रेट्स, मेजर थ्रेट आ गया मार्केट में। कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज, गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स ऑर्डर्स दे दिया है कि इतना फाइन भरो। क्या हम रेडी है? हमारे पास इतने पैसे हैं, हम टिक पाएंगे इस केस में? तो हमें कांस्टेंट देखना पड़ेगा कि मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो पकड़ो, थ्रेट दिख रहा है, काम करना शुरू करो। किसके बेसिस पे? जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो भी हमारे वीकनेस है। स्ट्रेंथ पता होने जितने जरूरी है, वीकनेस पता होने उससे भी ज्यादा जरूरी है। मुझे फिनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता, मैं मानती हूं, पता तो है कि नहीं आता, मतलब मुझे उस पे ज्यादा काम करना है। मैं अपने फ्रेंड्स से या फैकल्टी से बोलूं कि मुझे इसमें हेल्प कर दो क्योंकि मुझे ये नहीं आता। अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई मुझे सब आता है, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, है ना? तो वीकनेस पता होने ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एम्फेसिस ऑन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसको मॉनिटर करो, कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करो इन द लाइट ऑफ हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस। उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी डिजाइन करो। डिजाइन स्ट्रेटेजी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी। सिर्फ टिकना जरूरी नहीं है, सिर्फ टिकना जरूरी नहीं है, सक्सेस भी चाहिए। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो भी थ्रेट्स है, उन सबको एनालिस करो, इवैल्यूएट करो इन द लाइट ऑफ हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, उनको मर्ज करो और स्ट्रेटेजी डिजाइन करो कि कंपनी कैसे आगे जाएगी, कंपनी कैसे टिक पाएगी, कंपनी कैसे सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत सिंपल टॉपिक है क्योंकि हम ऑलरेडी आगे स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट अलग से करके आए हैं, राइट? एक क्वेश्चन पूछा है पहले कभी, डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत इजी है, उनके ऑब्जेक्टिव लिखो और ये लिख लो कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के स्टेप्स, प्रोसेसेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं। और ये लास्ट वाला टॉपिक, इज दिस क्लियर? राइट। सो ये लेक्चर हम यहां तक रखेंगे जहां पे हमने बिजनेस पॉलिसी, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इनके ओवरव्यू देखे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, डिफरेंट लेवल्स जहां पे स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट यूज हो सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपनीज के अलावा और कहां कहां हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ये जितनी भी थियरी हमने करी है, ये क्वेश्चन तक डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के पहले एक बार पूरी रीड कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब आए तो हम इतने फ्रेश हो कि हम नेक्स्ट लेक्चर फटाफट गो थ्रू कर सके। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, टेक केयर।